नाज़रीन इकराम, कदीम मिस्र दुनिया की सबसे तहवील मुसलसल तहजीब थी जिसने हमारे पास अहराम, पेपरस, मम्मी और फिरौन लाए। मिस्री तारीख की सबसे बड़ी तख्लीकात और बदनाम ज़माना किरदारों के ज़िम्मेदार इख्तिराह थे जिन पर आज भी बहस होती है, और आज हम ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम हो, जिनमें सर फहरस्त बिल्ली की पूजा करना, नंबर 2 पर कदीम मिस्र में मेकअप के अलमदार, नंबर 3 पर मिस्री पाइपरस का खुफिया नुस्खा, नंबर 4 पर मम्मी बनाने का तरीका, और इसी तरह आखिर में मिस्र का भूला हुआ फिरौन तूतन खामून के बारे में। कदीमी मिस्र बिल्लियों की पूजा करते थे और इन्हें पालने वाला पहला माशरा था। बिल्लियों के साथ बदसलूकी, कत्ल या खाने के लिए सख्त सजाएं थीं, और दूसरे जानवरों के बरअक्स इन्हें अक्सर मम्मी किया जाता था और देवी बासित के लिए वक्फे मकबरों में दफन किया जाता था। लकड़ी, पत्थर और कांसी से बनी बिल्ली के मुजस्मे दुनिया भर के अजायब घरों और मुजमों में मिल सकते थे। नंबर 2 पर है कदीम मिस्र की बोर्ड्स गेम। खेलों से मिस्री मोहब्बत अंदरूनी मुल्क बोरियत का मुकाबला करने के एक जरिए के तौर पे शुरू हुई थी। अक्सर कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत गर्म होता था। सेनेट हड्डियों और सांपों और सीढ़ियों के दरमियान एक क्रॉस कदीम मिस्र में सबसे ज्यादा मकबूल खेल था। सेनेट में पैटर्न बनाने के लिए छोटी छुरियों को फेंका जाता था, जिसके नतीजे में बोर्ड पर खिलाड़ी हरकत करते थे। अच्छी या बुरी किस्मत की नुमाइंदगी करने वाले खसूसी टाइलें भी खेल को मुतासिर करती हैं। बॉय किंग तूतन खामून ने अपने सरगोफिक्स में एक वसी पैमाने पर बनाया हुआ सेनेट बोर्ड था, जब इसे 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। नंबर 3 पर कदीम मिस्र की टैटू सकाफत। एक इंतहाई तरक्की याफ्ता टैटू कल्चर कदीम मिस्री माशरे के लिए नजरअंदाज करने वाला अंसर है। टैटू 4000 साल से ज्यादा अरसे से चल रहा था और ये तकरीबन सिर्फ खवातीन के लिए था। 11वें खानदान से ताल्लुक रखने वाले टैटू शुदा ममियाँ माहिरीन आसार कदीमा को मिली हैं, जबकि मिस्री आर्ट में खवातीन के टैटू को सीने, पेट और रानों के निचले हिस्से पर नुक्ते और घूमने के तौर पर जाहिर किया गया था। नंबर 4 पर कदीम मिस्र में कैलुपेट्रा। कैलुपेट्रा दरियाए नील की मशहूर मलका थी जो मकदूनिया के खून से मिस्र में पैदा हुई थी। बतलीमूस ने सिकंदर आजम की मौत के बाद मिस्र पर हुकूमत की और अपने खानदान में शादी करके खून की लकीरों को खालिस रखने के लिए मशहूर थे। कैलुपेट्रा के वालिदैन शाहिद भाई और बहन थे और जूलियस सीजर से शादी करने और रोम जाने से पहले उसने अपने दोनों छोटे भाइयों से शादी कर ली थी। ज्यादातर बल्तीमूस के बरअक्स कैलुपेट्रा ने मिस्री सकाफत को अपनाया, मुल्क के मादरी जुबान बोली और रवायती फिरौन लिबास में मलबूस थी। नंबर 5 पर मेकअप के अलमदार। कदीम मिस्र ने मेकअप के इस्तेमाल का आगाज किया। मर्दों और औरतों दोनों ने इसे बुनियादी तौर पर आंखों और चेहरों पर सख्त धूप से बचाने और जिस्मानी कशिश के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने खुशबूदार तेल, फूलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सादा ड्यूटरेंट बनाने के लिए किया, क्योंकि इनका ख्याल था कि जिस्म की बदबू देवताओं को नाराज करती है। सब्ज आंखों का मेकअप एक रोगन था जो मादनी मलाकाइट से हासिल किया गया था। सबसे ज्यादा मकबूल कॉस्मेटिक मादा कोयल था, जो एक गाढ़ा स्याह मरहम बनाने के लिए पिसे हुए गलीना एस को काजल और तेल के साथ मिलाकर बनाया गया था। नंबर 6 पर स्फिनिक्स क्या है? स्फिनिक्स एक मशहूर अफसानवी मखलूक है जिसका सर इंसान का और जिस्म शेर का होता है। इन्हें कदीम मिस्री मुकद्दस मकामात के मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सबसे मशहूर गीजरा के अजीम स्फिनिक्स हैं, जिसे फिरौन खिफरी ने अपने एहराम के अंदरून और अपने वालिद खोफू के मकबरे की हिफाजत के लिए बनाया था। एक और स्फिनिक्स का रास्ता है जो कभी 3 किलोमीटर तक दौड़ता था और लक्सरा और किरनाब के मंदिरों के दरमियान सड़क की हिफाजत करता था। नंबर 7 पर मिस्री पाइपरस का खुफिया नुस्खा। कदीम मिस्र ने कागजात बनाने और रिकॉर्ड रखने के लिए पेपरस का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया जब बाकी दुनिया पत्थर या मिट्टी की गोलियां इस्तेमाल करती थी।
مصری جانتے تھے کہ پیپرس کتنا قیمتی ہے، اس کی ترکیب کا خفیہ رکھا تاکہ وہ اسے غیر ملکی تجارت میں استعمال کر سکیں۔ نیل کے کنارے پائے جانے والے پیپرس سرکنڈے کے اندر ریشے دار گھڑے سے پٹیاں بنا کر پیپرس بنایا کیا گیا تھا۔ پٹیوں کو نرم کرنے کے لیے پانی میں بھگو دیا گیا اور پھر ہتھوڑے سے ملایا گیا۔ اس کے بعد گودا خشک ہو گیا اور سیٹرس کو ایک ساتھ چپکا کر صفحات بنا لیے گئے۔ مصری نے پیپرس کے مختلف درجات بنائے، جس کی درجہ بندی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر ایک ٹکڑا کتنی آسانی سے بناوٹ اور ہلکا تھا۔ نمبر 8 پر ممی بنانے کا طریقہ۔ قدیم مصر تدفین میں خاص طور پر امراء، سکردہ، عہدیداروں اور دولت مندوں کے لیے اما بیلنگ اور ممی کاری شامل تھی۔ سب سے پہلے مردہ شخص کے اعضاء کو ہٹا دیا جاتا تھا اور دماغ کے ٹشو کو ناک کے ذریعے ڈالے جانے والے ایک خاص ہک کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے۔ اعضاء کو کیونپ ایک جار میں رکھا گیا، سیال میں محفوظ کیا گیا اور بعد میں ممی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جسم کو نمک کا استعمال کرتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک خشک کیا گیا، پھر اسے تقریباً 100 میٹر رال لیپ کپڑے میں لپیٹا گیا۔ کتان میں تعویذ اور منتر شامل تھے تاکہ بعد کی زندگی میں منتقلی کو آسان بنایا جا سکے۔ آخر میں ایک ماسک لگایا گیا، ممی کو ایک سرگوفیکس میں رکھا گیا اور آخری رسومات کے لیے تیار کیا گیا۔ نمبر 9 پر تصویروں میں لکھنا۔ قدیم مصر نے اپنی سلطنت 3000 قبل مسیح کے آغاز میں ہیروگلیفکس بنائے جو 4 صدی عیسوی کے آخر تک استعمال میں رہے۔ یہاں 700 سے زیادہ مختلف ہیروگلیفکس ریکارڈ کیے گئے، جن میں کچھ کا ابھی تک مکمل ترجمہ نہیں کیا جا سکا۔ ہیروگلیفکس اکثر ایک تصویر کی ایک تبدیلی ہوتی تھی اور ایک آواز جو ایک حرف کی نمائندگی کرتی تھی، اور تصویروں کا ایک گروپ ترتیب میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ زیادہ پیچیدہ کہانی سنائی جا سکے۔ بنانا ایک مشکل وقت طالب علم کا کام تھا۔ ہیروگلیفکس جو بنیادی طور پر اعلیٰ عہدوں یا پجاریوں کے لوگوں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا کتابوں نے روزمرہ کے استعمال کے لیے ایک شارٹ ہینڈ ورژن تیار کیا جا سکتا تھا جسے ہیرائٹک اسکرپٹ کہتے تھے۔ اور آخر میں قدیم مصر کا بھولا ہوا فرعون توتن خامون۔ توتن خامون نے اپنے متنازع والد اخناتن کی موت کے بعد 18ویں خاندان کے اختتام کے قریب ایک دہائی تک حکومت کی۔ وہ اپنے والد کے انقلاب کی وجہ سے ہونے والے کچھ نقصانات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن 9 عمری کے آخر میں اچانک انتقال کر گئے۔ مستقبل کے فرعون نے اسے ریکارڈز کی کتابوں سے مٹانے کی کوشش کی، جس میں ستم ظرفی یہ ہے کہ اس کے مقبرے کو 3000 سال سے زائد عرصے تک غیر محفوظ رہنے میں مدد ملی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔